हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को डिटेल में देखने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड किया था कि हम किस तरह से फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके किसी भी एक फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, किस तरह से पैरामीटर पास करके हम एक ही फंक्शन को डिफरेंट वैल्यू के साथ कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपना कैरियर जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करना चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम फंक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं, बेसिकली फंक्शन का पर्पस क्या होता है। और इस वीडियो में हम कुछ एडवांस एग्जांपल के साथ फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं और उसकी रिटर्न स्टेटमेंट को देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो एक प्रोग्राम की फ़ाइनल आउटपुट होती है या कोई भी एक प्रोग्राम जो है वो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है और उसकी फ़ाइनल आउटपुट जो है वो किस तरह से आप रिटर्न करवा सकते हैं। और फर्दर ऑन जो उस फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट होती है या रिटर्न वैल्यू होती है उसको फर्दर हम किस तरह से एक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। कुछ एडवांस एग्जांपल्स के साथ हम इस वीडियो में फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अगर आप फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ये वीडियो आप एंड तक लाजमी देखें। यहाँ पे मैं फंक्शन कीवर्ड लिखूँगा। फंक्शन कीवर्ड के बाद आपको फंक्शन का नेम देना होता है। बेसिकली यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखने वाला हूँ जो कि एरिया को कैलकुलेट कर रहा होता है, जो कि एरिया को कैलकुलेट कर रहा होगा। मैं उस फंक्शन का नेम एरिया। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन कीवर्ड है और उसके बाद जो है मेरा एक फंक्शन का नेम है। फंक्शन के नेम के साथ आप फंक्शन एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। कर्ली ब्रेसेस बेसिकली आप तब ऐड करते हैं किसी भी एक फंक्शन जब आपको एक से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट लिखनी होती हैं। समहाउ कुछ भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं या कुछ भी आप डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो आपका जो पीस ऑफ कोड है वो एक से ज़्यादा लाइन पे है तो आप इन ब्रेसेस को ऐड करते हैं। वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट को किसी भी एक फंक्शन में रिटर्न करवा सकते हैं। अभी के लिए हम इन ब्रेसेस को ऐड करेंगे और फर्दर ऑन एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास वो हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेट्स सपोज मैं किसी भी शेप का एरिया फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं उस शेप की हाइट और विड्थ को जो है मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास उस चीज़ का एरिया आ जाएगा। लेट हाइट, हमारे पास एक वेरिएबल है हाइट का जिसमें बेसिकली हाइट की वैल्यू 300 है और इसी तरह से विड्थ जो है हमारे पास 200 है। इसी तरह से अगर मैं एरिया को फाइंड करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं इस एरिया की वैल्यू को लो करवाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मेथड लिखा है जिसको मैंने फंक्शन कीवर्ड के साथ लिखा है। इस फंक्शन के कीवर्ड के साथ हमने फंक्शन का नेम ऐड किया है। उसके बाद हम फंक्शन एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। उसके बाद हमारी जो है बेसिकली कर्ली ब्रेसेस आती हैं और कर्ली ब्रेसेस बेसिकली फंक्शन की एक बॉडी होती है जिसको मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस बॉडी में आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ भी आप डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमें फंक्शन को लिखने के बाद उसे कॉल करना होता है। फंक्शन के नेम के साथ इन फंक्शन एक्सप्रेशन को ऐड करना होता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जिस तरह से देखा था कि Node.js जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल कर सके। जो मेरी ये Code.js की फ़ाइल है बेसिकली मैंने डेस्कटॉप पे सेव करवाई है और इसी तरह से आपको नोड की कमांड लिखनी होती है और नोड के बाद जो है code.js की कमांड रन करनी होती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरिया की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो हमारी हाइट और विड्थ है उसको हम एज ए पैरामीटर लेने वाले हैं। यहाँ पे मैं लेट सपोज हाइट और विड्थ को एज ए पैरामीटर लेता हूँ तो मुझे इन
वेरिएबल्स की अब ज़रूरत नहीं है, सो मैं इनको रिमूव करने वाला हूँ। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब भी आप किसी मेथड में किसी भी वैल्यू को एज ए आर्गूमेंट लेते हैं या पैरामीटर लेते हैं तो आपको उन पैरामीटर्स को कॉमा से सेपरेट करना होता है और आपके पास अनलिमिटेड पैरामीटर्स हो सकते हैं किसी भी एक फंक्शन में। सो मेरे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, हाइट और वेट। तो इन पैरामीटर को यूज़ करके मैं अपना एरिया कैलकुलेट करूँगा। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम जब भी किसी एक फंक्शन को कॉल करते हैं और वो फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन है जिसमें बेसिकली पैरामीटर्स हैं। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब भी हम किसी एक फंक्शन को कॉल करते हैं और उस फंक्शन में बेसिकली पैरामीटर्स हैं, तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको उन पैरामीटर्स की वैल्यू पास करना होती है। सो फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास हाइट है, इसी तरह से सेकंड ऑर्डर में हमारे पास विड्थ है। सो हमें इसी सीक्वेंस में हाइट और विड्थ की वैल्यू को पास करना होगा। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हाइट जो है वो 300 पास करता हूँ और इसी तरह से मुझे हाइट जो है इसी तरह से मैं विड्थ को 200 पास करता हूँ। कॉल करते टाइम फंक्शन को मैंने इन पैरामीटर्स की वैल्यू पास की। सो अगर मैं अब इसकी आउटपुट देखना चाहूँ तो हमारे पास जो है कुछ आउटपुट इस तरह से आने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो व्हाट इफ़ अगर कोई फंक्शन दो पैरामीटर कंटेन करता है और यहाँ से आप एक पैरामीटर को मिस कर देते हैं तो तब क्या होने वाला है, उस केस में बेसिकली क्या होगा। तो हम देखने वाले हैं कि हमें फंक्शन में क्या हाइट और विड्थ की क्या वैल्यूज़ रिसीव हो रही हैं। सो अगर मैं इस फाइल को दोबारा से कंपाइल करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे हाइट की वैल्यू 300 और विड्थ की वैल्यू अनडिफाइंड रिसीव हुई। सो जब भी आप किसी पैरामीट्रिक फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर पास करना होते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी एक पैरामीटर की वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट हो, उसके लिए हम इसी पैरामीटर के अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक वेरिएबल की पैरामीटर की वैल्यू को डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे विड्थ की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 400 है। लेट्स सपोज आप फंक्शन को कॉल करते वक्त आप विड्थ की वैल्यू को पास नहीं करते, सो विड्थ की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 400 होने वाली है। इसी तरह से अगर मैं इस फाइल को दोबारा से कंपाइल करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी हाइट की वैल्यू जो है वो 300 है, जो कि मैंने फंक्शन को कॉल करते वक्त पास की है, और विड्थ की वैल्यू मैंने बजाय फंक्शन के कॉल करते टाइम पास करने के मैंने उसके पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पास किया है। इसी तरह से अगर मैं फंक्शन में से ही विड्थ की वैल्यू को पास करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से 200 पास करता हूँ, इस केस में जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 400 जो कि हमने विड्थ को असाइन की है वो इग्नोर होने वाली है और यहाँ पे हमें विड्थ की वैल्यू 200 मिलेगी। हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी आप किसी मेथड को कॉल करते हैं प्रॉपर्टी उन पैरामीटर्स की होती है जो कि आप फंक्शन को कॉल करते टाइम पास करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम रिटर्न स्टेटमेंट को देख चुके हैं और हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट किसी भी एक फंक्शन में से एग्ज़िट के लिए यूज़ किया जाता है। लेट्स सपोज आप किसी एक फंक्शन में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो आप रिटर्न कीवर्ड के साथ उस वैल्यू को प्लेस करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरा जो ये एरिया की वैल्यू है जो कि मैंने इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट कैलकुलेट की है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन मुझे इस एरिया की वैल्यू जो है वो रिटर्न करे। मैं यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड लिखूँगा और रिटर्न कीवर्ड के साथ जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी मैं उसे प्लेस करूँगा कुछ इस तरह से। अगर मैं इस कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि इस फंक्शन का रिटर्न है मैं इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहता हूँ या आउट ऑफ द फंक्शन इसे गेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा और उसे मैं स्क्वायर एरिया के नाम दूँगा और उसको मैं फंक्शन एक्सप्रेशन पास करूँगा विद पैरामीटर्स हाइट एंड विड्थ। हम इस स्टेटमेंट को रिमूव करने वाले हैं।
सो अगर मैं इस स्क्वायर एरिया की वैल्यू को देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट को लिखूँगा जो कि मुझे इस स्क्वायर एरिया की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस फाइल को दोबारा से कंपाइल करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी हाइट और विड्थ की वैल्यू जो मैंने यहाँ से पास की है वो मुझे यहाँ पे गेट हुई। जो हाइट और विड्थ की वैल्यू है उनकी बेस पे एरिया की कैलकुलेशन के बाद यहाँ से एक स्टेटमेंट रिटर्न हुई जिसको मैंने एक वेरिएबल में गेट किया और गेट करने के बाद हमने उसको लॉग करवाया। हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने जावास्क्रिप्ट कोड में एनोनिमस फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं। एनोनिमस फंक्शन बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम नेम के साथ नहीं लिखते। एनोनिमस फंक्शन के लिए आप फंक्शन का कीवर्ड और फंक्शन के कीवर्ड के बाद आप कोई भी नेम जो है किसी भी एक फंक्शन को असाइन नहीं करते। उसके बाद आपको फंक्शन के पैरेंथेसिस को ऐड करना होता है। सो इसी तरह से जो फंक्शन का नेम है उसके बगैर लिखा जाता है। इस फंक्शन को आप एक वेरिएबल को असाइन करते हैं कुछ इस तरह से और असाइनमेंट ऑपरेटर ऐड करते हैं। सो बेसिकली आपने यहाँ पे एक फंक्शन कीवर्ड से एक फंक्शन को लिखा है जो विदाउट नेम है। सो उसके बाद आपने एक फंक्शन की पैरेंथेसिस को ऐड किया है और फर्दर जो हमारी फंक्शन की बॉडी है वो सेम है। सो हमने इस एनोनिमस फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन किया है। इस वेरिएबल को असाइन करने के बाद हम इसको सेम एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। सो इसका यूजेज बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। और अगर मैं इसकी आपको आउटपुट दिखाना चाहूँ तो मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव है। नोड की कमांड का यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक एनोनिमस फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन किया है और उसका यूजेज भी देखा और उसकी जो रिटर्न वैल्यू है हमने उसको एक वेरिएबल को असाइन किया। सो इस एग्जांपल में हम देख चुके हैं कि हम किस तरह से एक एनोनिमस फंक्शन को भी अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन बेसिकली विदाउट नेम्ड फंक्शन होते हैं जिनको बेसिकली आपको लिखने के बाद वेरिएबल को असाइन करना होता है और वो वेरिएबल एज ए फंक्शन ट्रीट करता है। सो उसको कॉल करते टाइम आपको फंक्शन की एक्सप्रेशंस ऐड करने होते हैं सेम लाइक नॉर्मल फंक्शंस।